ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। तो हमने ये देखा था प्रमोटर्स के कुछ फंक्शंस हैं और हम उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो प्रमोटर का जो पहला फंक्शन है दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी और द बिजनेस आइडिया। नंबर 2 इज टू कंडक्ट द फिजिबिलिटी स्टडी। नंबर 3 इज name approval. Number 4 is fixing of the signatories to the member of memorandum of association. Then next is your appointment of professional, and the last one was the preparation of necessary document. Once the necessary documents are prepared, then we will move to the incorporation stage of the company. But prior to that, what are the various documents जिसके बारे में हम लोगों को बात करना था और आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे। तो दैट इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये हमें सेकेंड स्टेज में चाहिए। इनकॉर्पोरेशन के टाइम में हमें आरओसी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना है, सबमिट करना है। दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स। ओके, देन प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हमें उनको देना है। एंड देन द फोर्थ वन इज द कंसेंट लेटर ऑफ द डायरेक्टर्स, ये भी हमें उनको देना है। तो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है? ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसके बगैर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। ओके, एंड दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड और कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बना दिया तो ये रिजिड हो गया, नहीं, इट कैन बी चेंज्ड, बट उस चेंज के लिए हमें आरओसी को फिर दोबारा से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम होता क्या है बेसिकली? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन defines the powers and objectives of the company as well as the scope of the operation of the company beyond which it cannot operate. एक कंपनी के लिए एक बाउंड्री लाइन बना देता है जिसके बाहर कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती, जिसके बाहर कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि जिसके बाहर कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती। एंड इसमें बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, जैसे ABCDE, इसमें 5 अलग अलग सेक्शंस आर देयर। तो अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टेबल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक। बट हम इसमें समझ लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो कंटेंट होता है वो होता है हमारे पास नेम क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है हमारे पास? सबसे पहला जो कंटेंट होता है हमारे पास वो क्या होता है? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या कहता है? नेम क्लॉज, दिस क्लॉज द नेम ऑफ द कंपनी इज स्टेटेड। इसमें कंपनी का नाम होता है एंड कंपनी के पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक को मिसलीड ना करे। कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्ड कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपनी नेम शुड बी लाइक दैट विच डू नॉट इंडिकेट दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी थिंग्स जिसके बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है नेम क्लॉज। एंड नेम ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड इफ यू वांट टू चेंज इन फ्यूचर। द नेम ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बट द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड टू द आरओसी। ओके, द नेक्स्ट इज योर registered office clause. Registered office clause means, or this is also known as your situation clause or domicile clause. Remember, 1 mark question is from there. Situation clause or domicile clause. Domicile is your कहाँ पे इस कंपनी का बर्थ हुआ है। ओके, सो this will be your registered office clause. This clause will include that the name of the state in which the registered office of the company is to be situated, जहाँ पे होगा। This is required to fix the domicile of the place of registration of the company, जहाँ पे भी उसका होगा, that is head office होगा, in that area or to the registrar of that area they will be submitting the documents. Okay, if you want to change the
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, देन विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, है ना, हमें वो बता देना है। और वो 30 दिन के अंदर ही हमें, जैसे ही हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो हमें वो उनको बता देना है कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वेयर इज़ योर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 इज़ योर ऑब्जेक्टिव क्लॉज। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कोर है, बेसिक कंसेप्ट यही है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। Objective clause is the most important clause of memorandum of association. It defines the main purpose for which the company is established. It is, the company is not legally entitled to do any other business other than the specified in the objective clause. This clause consists of two sub clauses, like the main objective and the other objective. Main objective and other objective. The main objective is the objective for which the company is established, and the other objective is the objects which are not included in the main objects. Okay, for doing that, for doing any other object which is not in the main object, the company need to get special resolution or pass an ordinary resolution and obtain the approval of the central government. अगर कोई भी ऐसा काम जो उसके मेन ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, अगर उसको वो काम करना है जो उसके विद इन दैट बिजनेस बाउंड्री है, वही उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आता है, तो इन दैट केस द कंपनी हैज़ टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन and get the approval from ROC. ROC will represent the government for the company. Okay, so ये भी हमें याद रखना है कि इसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए which are unlawful, immoral, fraudulent or opposed by the public policy or offending against the provisions of Companies Act 2013 or any of the Companies Act. Okay, so if we are forming companies now in 2020, then we are following the Companies Act 2013. Okay, then the next one is your liability clause. Liability clause limits, basically it gives or it includes the maximum liability of members of the company, maximum liability of the members of the company. Okay, so it will define the liability of each and every member of the company. It will decide the liability of each and every member of the company. For example, one of the example is here. Suppose if a shareholder is there and he has purchased 1000 shares of 10 each, so that means he is liable to pay 10,000 into 10, that is 10,000 rupees, but the company has demanded only 6 rupees at that time, so he has paid 6,000. In any case, if the company winds up, then his maximum liability will be 10,000, but out of that 10,000 he has already given 6,000, so his liability is fixed to that 4,000 rupees. Okay, so this is liability limited by shares. Okay, so we will be next clause is your capital clause. Capital clause gives you states the maximum capital which the company will be authorized to raise through issue of shares, or company can start business with that much of the capital, maximum capital. The signatories to the memorandum of association state their intention to be associated with the company and give their undertaking to subscribe the shares mentioned against their नेम. ओके, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा होगा. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये भी देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिनिमम जो है वो, इफ़ वी आर फॉर्मिंग अ प्राइवेट फॉर्म ऑफ कंपनी अगर हम बना रहे हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी साइंड बाय मिनिमम 2 सिग्नेटरीज, and if we are forming a public limited company, then memorandum of association is to be signed by 7 members. Okay, then next is your article of association. Article of association basically contains the rules and regulations to the internal management of the company.
remember MOA, memorandum of association, was related with the objective of the company. Article of association is related with the management of the company, how the company will manage its internal affairs to achieve its objective. Okay, so article of association of a company can also be altered from time to time. The companies are free to make their own article of association, or it can adopt the existing one from the tables available. So if the company don't want to adopt its own article of association, that then it can adopt any of the table that is being given in that company's act, table F to table F, table G, table H, table I, table J. Okay, so it can adopt any of the AOA as per the nature of the company. If a company is limited by shares, then it can easily adopt table F. If the company is limited by guarantee, then table G or table H. If the company is limited by if a company is unlimited company, then table I or table J. So there are the various concept that we can go for, but normally if a company is limited by share, then normally a company adopts table F. Okay, the next important document is consent of the proposed directors. Apart from that document, that MOA and AOA, the third one is your consent of the proposed directors. A written consent of each person named as the director is required, confirming that they agree to act in that capacity and undertake to buy and pay for the qualification share as mentioned in the article of association. उन लोगों को बताना पड़ेगा, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनको बताना पड़ेगा दैट दे वांट टू बी विद दैट कंपनी, और फुल टाइम वो वहाँ पे उनके साथ कंपनी के लिए काम करेंगे, एंड टू शो देयर कि हाँ इंटेंशन, दे आर इंटेंशनली वर्किंग, they have to buy the qualification share is the minimum share that a company that a particular person or director has to buy to show his intentions, okay, that they will be working for the company. Next one will be your agreement. The agreement, if any, the company proposes to enter with any individual. अभी सपोज वो बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले या फिर होने में आगे फ्यूचर में वो हो सकता है कि किसी के साथ वो किसी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होना चाहता हो, तो वो एग्रीमेंट, जो कुछ भी वो एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, और उस एग्रीमेंट की कॉपी भी हो, जो भी होगी उस एग्रीमेंट की कॉपी, वो भी एक हमारे लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट होगा. देन द नेक्स्ट वन इज योर statutory declaration. Statutory declaration is the legal declaration that जो भी legal process है that has been compiled with and is to be submitted to the registrar, और वो registrar को submit कर दिया जाएगा, जितने भी above documents हमने बात किया है. and this statement, this statutory declaration statement, वो लिखा होता है ना, हम लोग भी करते हैं, लिखा होता है कि ऊपर दिए गए सभी जानकारी सही हैं, और फिर हम नीचे साइन करते हैं, दैट इज़ योर सेल्फ डिक्लेरेशन. स्टेचुटरी डिक्लेरेशन भी हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही जो हम ये बताएगा कि जो भी चीज़ें बोली गई थी हमें कि कंपनी फॉर्म करने के लिए, वो हमने सब काम कर लिया है, एंड वी आर लीगली डन विद ऑल दी लीगलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़. सो अब इसको वेरीफाई कौन करेगा, इसको साइन कौन करेगा, इसको सर्टिफाई कौन करेगा, तो इट विल बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी secretary, okay, and by a person named in the article as director or manager of the or the secretary of the company. After that, ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फी, along with these documents, कंपनी जो है
वो क्या करेगा, आरओसी को इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेगा, एंड दैट फी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल कम है तो फीस कम होगा, अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल ज़्यादा है तो फीस ज़्यादा होगा। पोजीशन ऑफ, तो उन्होंने ये सब सबमिट कर दिया। ओके, पोजीशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर का क्या पोजीशन होगा? प्रमोटर ने इतना काम किया है, दिस मच ऑफ द एफर्ट हैज़ बीन डन बाय द प्रमोटर, तो प्रमोटर का क्या है? Promoters are neither the agent nor the trustee of the company. They cannot be the agent as the company is yet to be incorporated. Therefore, they are personally liable for all the contracts which they entered for them. अगर कंपनी के लिए जितना भी उसने काम किया है उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए वो प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल है। The only one thing is, कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, दैट मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले जितने भी प्रोसेस में प्रमोटर एंगेज था, कंपनी कैन ईजिली स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। वो बोल देगा ये मेरे एग्जिस्टेंस से पहले कौन से खर्चे थे, मैं एग्जिस्ट अब हुआ हूँ तो मेरे से रिलेटेड पहले खर्चे कौन से हो सकते हैं। सो प्रमोटर्स आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, हाउएवर द कंपनी में चूज फॉर देम फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। कंपनी बोल सकती है ठीक है जो भी एक्सपेंसेस होगा, हाँ ठीक है। अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इतने इतने एक्सपेंसेस हुए थे, देन इट इज़ ओके। प्रमोटर कांट से दैट कि मैंने कंपनी फॉर्म करने के लिए इतने पैसे दिए हैं, सो आई विल बी टेकिंग अवे दिस मच ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी। नो, नॉट एट ऑल। कंपनी में ऑल्सो रेमुनरेट द प्रमोटर्स, उसको रेमुनरेशन दे सकता है, उसको कुछ शेयर्स दे सकता है, बट प्रमोटर्स कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी। प्रमोटर्स कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जितने भी खर्चे हुए, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? सो after filing all these things, the company will get incorporation certificate. क्या मिलेगा हमें? incorporation certificate मिलेगा। इन सब चीज़ों को सबमिट करने के बाद आरओसी के पास क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और कब मिलेगा? विदिन 30 days उसको मिल जाएगा। And after getting certificate of incorporation, a private company can start doing its business. Private company can start doing its business. But public company को अभी भी 2 और stages में जाना है, that is capital subscription and then certificate of commencement of business. So in the next video we will be discussing about the third and the fourth stage, that is your third and fourth, that is simply what was that